हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर्स को कर लिया कंप्लीट, 4 अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हमारा 5वां अध्याय है, जो है राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। इसके बारे में चर्चा हो रही है। अब अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा है? आप लोगों ने पाषाण काल के बारे में देख लिया, मतलब स्टोन एज के बारे में देख लिया है। स्टोन एज के बाद आप लोगों ने ताम्र पाषाण के काल के बारे में देख लिया। मतलब थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग ले ली। ठीक है, बात बेसिक बेसिक चीजें आपको पता चल गई हैं। ताम्र पाषाण के बारे में देख लिया। फिर उसके बाद आप लोगों ने हड़प्पा के बारे में देख लिया है। हड़प्पा के बाद आप लोगों ने, हड़प्पा के पतन हो जाता है 1800 के बाद। उसके बाद से आप लोगों ने लगभग 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक की चीजों को देखा है, जो कि आपका कहलाता है ऋग्वैदिक एज। ऋग वैदिक एज कहलाता है, इसको आप लोगों ने देख लिया है। अब इसी के साथ साथ आप लोगों ने साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर, जिसको आप महापाषाण कहते हो, मेगालिथिक कल्चर या फिर महापाषाण, उसे भी देख लिया है। ठीक है, इतनी चीजों को आप लोगों ने 4 चैप्टर में अभी तक देखा, प्लस इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट साइट्स थे उनके बारे में भी आप लोगों ने अध्ययन किया। चाहे वो आपका लोथल हो गया, चाहे वो आपका धौलावीरा हो गया, ठीक है बात, चाहे वो आपका दैमाबाद हो गया, चाहे वो आपका मेहरगढ़ हो गया, इन सारे साइट्स के बारे में आप लोगों ने सूक्ष्म निरीक्षण भी कर लिया है। सूक्ष्म निरीक्षण हर चैप्टर में दिया हुआ है, तो उसको आप लोग देखते रहेंगे। आगे मैं बताता रहूंगा उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब आज की जो कहानी हमारी शुरू होगी, वो शुरू होगी 1000 बीसी के आगे से आगे। समझ में आ गई बात? और इसको कहा जाता है पोस्ट वैदिक एज। पोस्ट वैदिक एज, या फिर इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अभी तक जो आप लोगों ने 1500 से 1000 के बीच की बात की है, इस समय जो रचना हुई थी ऋग्वेद की हुई थी। बाकी जो सामवेद हैं, यजुर्वेद हैं, अथर्ववेद हैं, उनकी रचना इस समय होती है, इसके बाद होती है, मतलब उत्तर वैदिक काल में होती है। 4 वेद है ना आपके पास, जिसमें से एक वेद की रचना इस समय हुई थी 1500 से 1000 के बीच में, और बाकी के जो 3 वेद हैं उनकी रचना इस समय होती है उत्तर वैदिक काल के बीच में। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, अब सुनिए, इस समय के जो आपके लोग रहा करते थे 1500 से 1000, जिसको आप ऋग वैदिक काल कहते हो, यहाँ के लोग रहा करते थे जन। क्या कहलाते थे बेटा? जन। इसके बारे में आप लोगों ने देखा था पिछले चैप्टर में। जन क्या था? आप जन को एक तरह समझ सकते हो, ये कबीला था। जन क्या था बेटा? एक कबीला था, एक ट्राइब था। और ये जो ट्राइब था वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर, ये एक जगह से मूव करता था दूसरी जगह। अब धीरे धीरे जैसे कृषि का विकास होगा, इनको कृषि करना आ जाएगा, और इस समय लोहा मिल जाएगा इन्हें। इस समय किसका क्या मिल जाएगा इनको? लोहा, आयरन मिल जाएगा, और लोहे के हल बनना शुरू हो जाएंगे। जब लोहे के हल बनना शुरू हो जाएंगे, उससे जो कठोर भूमि होती है उसको भी वो आराम से जोत सकते हैं। अब इस वजह से क्या होगा? खेती की उपज बढ़ जाएगी। अब खेती की जब उपज बढ़ेगी, वहां पर जब कृषि और ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, तो लोग वहां पर निवास करना शुरू होंगे। तो इसी जन के साथ जुड़ जाएगा पद, तो ये बन जाएगा जनपद। जैसे पद मतलब क्या होता है बाबू? पोस्ट। पद मतलब क्या होता है? पोस्ट। एक सरल भाषा में आपको समझाऊं, आप जैसे एस्पिरेंट्स हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे होंगे? या तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग स्टेट पीसीएस के ऊपर भी ध्यान दे रहे होंगे। ठीक बात। या फिर अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सेंटर का है, तो इसी से रिलेटेड जो आपके स्टेट के सर्विस कमीशन होते हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, इन सब में आप किस चीज की तलाश कर रहे हो? अगर आप यूपीएससी की ही बात कर रहे हो, तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो आईएएस ही बने। समझ में आ गई बात? अब आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, कुछ भी बने, तो उसको क्या चाहिए? उसके लिए पद चाहिए। एसएससी में जाते हो तो जीएसटी में जाते हो, इनकम टैक्स में जाते हो, किसी में भी जाते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? पद। पद की तलाश में हो अभी आप लोग। अभी आप एक एग्जामिनेशन से दूसरे एग्जामिनेशन में भटक रहे हो इन सर्च ऑफ पोस्ट। जैसे आपको एक पद मिल जाएगा, आपके जीवन में स्थिरता आएगी कि नहीं आएगी? अभी ये जो जन है वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर।
जैसे इनको कृषि आ जाएगी, इनकी उपज बढ़ जाएगी, तो एक जगह पर ये रहेंगे, एक जगह पर रुक जाएंगे, एक जगह पर ये सेटल हो जाएंगे। जब ये सेटल होंगे तो ये कहलाएंगे जनपद। और ये जब जनपद विकास करेंगे तो इन्हीं जनपद से बनेगा महाजनपद। क्या बनेगा बेटा? महाजनपद। इन्हीं सब के बारे में आपको अध्ययन करना है इस चैप्टर में। क्लियर हो गया? चलिए, अब जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी में शुरुआत जो होती है वह किसी एक बच्चे के इंट्रोडक्शन के साथ होती है। यहाँ पर एक बच्चा है शंकरन, उसके बारे में बताया गया है। अब चुनाव का दिन है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, क्योंकि हर कोई जाना चाहता है कि सबसे पहले जाके वोट दे करके आ जाए, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लग जाती है। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की। डिटेल में समझा नहीं पाएंगे, और वो भी इतना छोटा है कि उसको क्या पता चलेगा कि लोकसभा का देने जा रहे हैं, विधानसभा का देने जा रहे हैं, पंचायत का देने जा रहे हैं, नहीं समझ में आता। तो उन्होंने एक सरल भाषा में उसको समझाया कि हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। चुनाव याद रखिएगा, आज जो होता है वो क्या होता है बेटा? चुनाव होता है। अभी तक आप लोगों ने जो 1500 से 1000 बीसी के बीच में जो आपने ऋग वैदिक एज में चीजों को सीखा, वहां पर आपने क्या सीखा था बेटा? वहां पर राजा का चुनाव होता था। राजा वहां पर वंशानुगत ना होकर के कर्मानुगत था। जैसा जिसका वर्क होगा तो सभा उसी को चुनती थी। आज भी उसी प्रक्रिया को हम अडॉप्ट करते हैं, हम चुनते हैं। जो अच्छा काम करता है उसका हम क्या करते हैं बेटा? चुनाव करते हैं। ठीक है बात? तो चुनाव किया जाता है आज के डेट में, जो कि इस समय की एक प्रक्रिया थी। इसको आज भी हम लोग अडॉप्ट करते हैं। अब बीच में क्या हुआ? अब 1000 के बाद क्या हुआ बेटा? कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम शासक का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। आज के डेट में 50 वर्षों से ये हो रहा है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? करीब 3000 साल पहले। फिर मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर जो आपकी लिमिट ली गई वो कौन सी ली गई है? 2000 बीसी को आपका माना गया है फिक्स। इससे आपको कितने पीछे जाना है? 3000 साल पहले। मतलब आपको 2000 तो ये जाना है पूरा, फिर उसके बाद 1000 और। तो 1000 बीसी की यहाँ पर बात हो रही है। कब की बात हो रही है बेटा? 1000 बीसी की बात हो रही है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। ऐसे पढ़ा जाता है एनसीईआरटी। ठीक है बात? 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। ठीक है बात? अब ये यज्ञ क्या होता था बेटा? ये यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मतलब उसने चैलेंज कर दिया। अब मान लो कि एक राजा ए है, इसने अपने घोड़े को छोड़ दिया। अब ये घोड़ा बढ़ रहा है। अब बीच में बी साम्राज्य आता है, फिर सी साम्राज्य आता है, फिर डी साम्राज्य आता है, फिर ई साम्राज्य आता है। अब हुआ क्या? ये बी साम्राज्य को पार किया, सी साम्राज्य को पार किया, डी साम्राज्य को पार किया। अब ये जैसे ही ई साम्राज्य पहुंचा तो ई साम्राज्य वालों ने क्या किया? इसको रोक दिया। लव कुश ने रोका था, याद आया रामायण में? ठीक है बात। तो जैसे इन्होंने इसके घोड़े को रोक दिया, जब यहां पर घोड़े को रोक दिया तो बी वालों ने ए की अधीनता स्वीकार कर ली, सी वालों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली, डी वालों ने भी अधीनता स्वीकार। मतलब इन्होंने कहा कि ए जो है हमसे ज्यादा पावरफुल है, हम इसके संरक्षण में रहेंगे। लेकिन ई वाला कहा कि ना, हम संरक्षण में नहीं रहेंगे, हम चैलेंज करते हैं तुमको। अब ए और ई के बीच में क्या होगा बेटा? युद्ध होगा। ए और ई के बीच में क्या होगा? युद्ध होगा। ठीक है? अगर घोड़ा जाने दिया गया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा, जो ए यहां पर हमने माना है, उसने उसे राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। अब कौन कौन से राजा यहाँ पर यज्ञ में आमंत्रित होंगे? बी वाले, सी वाले और डी वाले आमंत्रित हो जाएंगे। शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। जो वहां पर ब्राह्मण होते थे, पुरोहित होते थे, उनके द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। ठीक है बात? अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। मतलब उनको खुश करने के लिए उनको उपहार दिया जाता था। ठीक है बात? अगर उसको रोक दिया तो उससे क्या करना पड़ता था बेटा? युद्ध करना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से उसे लड़ाई करनी पड़ती थी, अगर दूसरे राजा ने उसे रोक दिया तो। अगर जाने दिया तो इसका मतलब क्या था? उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। ठीक है? इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है। अब उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। राज सिंहासन बैठाया जाता है या बाघ के विशेष खाल के आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता। सारथी बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। ठीक है बात? अगर सारथी इंपॉर्टेंट नहीं हो, अगर अच्छा होता, तो अर्जुन युद्ध नहीं जीत पाते, क्योंकि उनके सारथी कौन थे? कृष्ण थे। समझ में आ गया? सारथी का सपोर्टिव होना
सारथी का सहयोगी होना, सारथी का उनके प्रति उनको आगे बढ़ाने का प्रेरणा देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो युद्ध युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर यही सारथी होता था जो विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता, क्योंकि वही राजा के साथ रहता था, उसके विजयों तथा उनके अन्य गुणों का वो गान करता था। ठीक है बात। वैसे ही कर्ण की अगर सारथी की बात करोगे, कर्ण का सारथी हमेशा उनको अपमानित ही करता रहता था, अंट संड बोलता था, इससे वो तिलमिलाए घूमते रहते थे। युद्ध हारने में या युद्ध जीतने में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो सारथी का ही होता है। ठीक है बात। मैं आपका सारथी हूँ। समझ में आ गया, मुझे भरोसा करिए, अपने इस रण क्षेत्र में आप चलते रहिए, मैं सारथी हूँ आपका, अच्छा सारथी हूँ, पॉजिटिव वाला सारथी हूँ। ठीक है। चलिए, राजा के सगी संबंधी, खासकर उनके रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। ठीक है, राजा के सगे संबंधी और खासकर उनकी रानियां जो होती थी, उनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान इस यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में करने पड़ते थे। अन्य सारे आमंत्रित जितने भी राजा होते थे, उनका काम क्या होता था, सिर्फ बैठ करके यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता। उपहार दे दिया, अब चुपचाप बैठ करके यज्ञ को देखो। अब राजा यज्ञ करेंगे और राजा के जो सगे संबंधी या फिर उनकी पत्नी होती थी या फिर पुत्र पुत्रियां होते थे, वो उनको करते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे जो व्यापारी वर्ग वहां का हुआ करता था, सामान्य लोग उपहार लाते थे। सामान्य लोग क्या करते थे बेटा, उपहार लाते थे। ये यज्ञ में आमंत्रित थे। अब सुनो, आमंत्रित कौन नहीं था, शूद्र मान, जी पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता। मतलब अब इससे ये पता चल गया है कि यहां पर अब समाज में कई क्लासेस बन चुके हैं। क्लासेस क्या है बेटा, पहला है ब्राह्मण, फिर है आपका क्षत्रिय, फिर है वैश्य, और फिर है शूद्र। इससे पहले जब आपने 1500 से लेकर के 1000 तक की बात की थी, वहां पर ये जो समाज था वो कर्म प्रधान था। आपने पढ़ा है, जैसा जिसका कर्म होता था वैसे उसका क्या हो जाता था बेटा, वर्ण हो जाता था। लेकिन यहां पर वर्ण जो था वो कर्म प्रधान ना होकर के वो जन्म प्रधान हो गया। मतलब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय रहेगा, वैश्य का बेटा वैश्य रहेगा, शूद्र का बेटा शूद्र रहेगा। मतलब उनके परिवार के जन वैसे ही रहेंगे। अब सुनो, क्या इस यज्ञ में ब्राह्मण शामिल थे? हाँ, ब्राह्मण ही यज्ञ करवा रहे थे। कौन करवा रहा था यज्ञ? क्षत्रिय करवा रहे थे, और क्षत्रिय ही आमंत्रित थे वहां पर। वैश्य जो थे वो उपहार लेकर के आते थे, वैश्य को भी आमंत्रण दिया जाता था, वो भी पहुंचते थे और गिफ्ट देकर के जो राजा होते थे उनको खुश किया करते थे। शूद्र को बहुत सारे अनुष्ठानों से दूर रखा जाता था। मतलब इनकी स्थिति में गिरावट आ गई। इनकी स्थिति में क्या हो गया बेटा, गिरावट आ गई। जो कि पहले ऐसा नहीं था, सभा में हर कोई आता था ना। अब यहां पर क्या हो गया, जब भी यज्ञ हो रहा है, जब भी हवन हो रहा है, तो वहां पर कुछ ऐसे आपके सामाजिक वर्ग थे जिनको इनसे बाहर रखा गया। सामाजिक, अब यहां पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन की भावना यहां पर जागृत होना शुरू हो गई है, जो कि इससे पहले नहीं व्याप्त थी। ठीक है। अब यहीं पर लिखा हुआ प्रश्न, इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहां पर कौन कौन वर्ग शामिल थे, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब वर्ण क्या है बेटा, वर्ण उस समय चार सामाजिक वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मणों का काम क्या होता था, वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रिय का काम क्या था बेटा, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का काम क्या था, खेती, पशुपालन तथा व्यापार करने। शूद्रों का काम अन्य तीनों की सेवा करना था। आप ऋग्वेद में एक उल्लेख मिलता है बेटा पुरुष सूक्त में, कि जब ब्रह्मा जी वो इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो उनके मुख से निकला ब्राह्मण, हाथ से निकला क्षत्रिय, जांग से निकला वैश्य और तलवे से निकला शूद्र। तो ये 10वें मंडल की बात है बेटा। और 10वें मंडल की जो रचना है वो सबसे नवीनतम, जैसे उसमें 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो 10वें मंडल की जो रचना है वो सबसे बाद में हुई है। और ये कब की बात बताता है बेटा, ये बताता है उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक असमानताएं आ चुकी थी, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखो, अब जनपद क्या है बेटा, जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है बात। जो महायज्ञ करवा रहे हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ जिसने करवाया था, अब वो एक कबीले के राजा ना होकर के एक क्षेत्र के राजा हो गए, जिसको आप जनपद बोलेंगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जन के बसने की जगह, जो जन पहले एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, अब वो बसना आरंभ कर दिए हैं, तो जन के बसने की जगह होता था। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दे रखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण दे रखे हैं, वो आगे में और पढ़ेंगे। करीबन 16 महाजनपद थे बेटा। महाजनपद में कुछ जनपद यहाँ पर दिए दिए रहेंगे, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है बात। अब पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल उगाते थे,
गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। अब चावल की बहुलता बढ़ गई, गन्ना उत्पादित होने लगा। ये सारी चीजें अब यहाँ पर पढ़ने शुरू हो गई। ठीक है बात। अब यहाँ पर एक कटोरी दे रखी है बेटा, इसको कहते हैं बेटा चित्रित धूसर मृदभांड, पोर्ट्रेट ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू। ठीक है बात, ग्रे कलर का है बेटा। ठीक है बात, और इस पर पोएट्री की गई है, मतलब इससे चित्रकारियां की गई, इसलिए इसको बोलते हैं चित्रित चित्रित धूसर मृदभांड। ये चित्रित धूसर पात्र है। धूसर का मतलब होता है बेटा भूरा, भूरे रंग का है, उस पर चित्रकारियां की गई हैं। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां हैं, मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग किसी खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जैसे अभी आप देखते होगे बोन चाइना की चीजें चलती हैं घर में। कई लोग जो होता है टिकोजी में चाय पीते हैं बेटा। उसी तरीके से इस समय जो था वो इस तरह के जो आपके बर्तन होते थे वो प्रचलित हुआ करते थे। यहाँ पर लोगों को खाना दिया जाता था जो विशेष अवसर पर प्रयोग करते थे। अब देखो, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, मतलब धूसर थे और लाल रंग वाली पुरानी पुरानी परंपरा चलती हुई आ रही है, तो लाल रंग वाले थे। और कुछ किस रंग के हुआ करते थे बेटा, धूसर रंग के होते थे। इन पुरास्थलों से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। एक धूसर हो गया जो सिर्फ भूरे रंग का है, लेकिन एक पात्र ऐसे थे जिनमें चित्रकारियां की गई हैं, चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ये सब इसी समय की बात है, 1000 के बाद की बात हो रही है बेटा। 1000 के आगे जो उत्तर वैदिक काल है उसको पीजीडब्ल्यू टाइम पीरियड भी कहा जाता है, पोर्ट्रेट ग्रेवेयर, क्योंकि इस समय इस प्रकार के पात्र जो थे वो बनना आरंभ हो गए थे। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर जो चित्रकारियां होती थी वो सरल रेखाओं या फिर ज्यामिति ज्योमेट्रिकल आकृतियां हुआ करती थी। जैसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लाइंस बनी हुई है, पैरेलल लाइंस बनी हुई है बेटा। ठीक है बात, पैरेलल लाइंस बनी हुई, किसी में ट्रायंगल बना दिया जाता होगा, समझ में आ गई बात। तो इस तरह की चित्रकारियां यहाँ पर की जाती थी, जो जो सरल रेखाएं हो कर सकती थी या फिर ज्यामिति आकृति के रूप में होती थी। ठीक है, ये हो गया जनपद। अब जनपद बन चुके हैं, अब बनता है बेटा महाजनपद। महाजनपद करीब 2500 साल पहले, मतलब अगर हम इसका टाइम पीरियड निकाले तो कब की बात हो रही है बेटा, 500 बीसी की बात हो रही है। 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, मतलब कुछ जनपद और ज्यादा शक्तिशाली हो गए, महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र छात्र में 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानियां होती थी। कई राजधानियों में किलाबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, क्योंकि हो सकता है आक्रमण हो, युद्ध हो। जैसा कि आप बाहुबली में देखते होगे, बाहुबली मूवी में देखते होगे, तो जो लास्ट वाला सीन याद करो कि वो कोकोनट के पेड़ पर बांध करके पार करता है, तो जिस दीवार को पार करता है ना बेटा, वो क्या थी आपकी, वही था ये। ठीक है बात, राजधानी किलाबंदी, उसी को किला बोला जाता है बेटा, किलाबंदी की जाती है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कुछ यहाँ पर दे रखा है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अंग दे रखा है बंगाल वाले में, यहाँ पर ऊपर की तरफ वज्जी दे रखा है, यहाँ वैशाली दे रखा है, यहाँ पर मगध दे रखा है, मगध की कैपिटल यहाँ पर राजगिरी दे रखी है। फिर कौशाम्बी दे रखा है, यहाँ पर कौशल दे रखा है, यहाँ पर हस्तिनापुर दे रखा है, हस्तिनापुर जो कि कुरु की कैपिटल थी बेटा। यहाँ पर गांधार दे रखा है, जो कि यहाँ पर आपके झेलम नदी के किनारे है, इसकी जो कैपिटल है वो है तक्षशिला है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको अवंती दे रखा है, जिसकी कैपिटल उज्जैन है। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है बेटा, उज्जैन है। तो कुछ यहाँ पर जनपद और महाजनपद दे रखे हैं, ये आगे आप पढ़ोगे 16 महाजनपदों के बारे में। अभी तो छोटी क्लास है ना बेटा, तो यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं दिया, बस हाँ परिचित करवाया जा रहा है आपको इससे। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करवाया था। ठीक है बात, युद्ध से अपने आप को रक्षा करने के लिए कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। मतलब जितनी ऊंची दीवार होगी, जितनी पावरफुल दीवार होगी, उतना समृद्ध उनका साम्राज्य होगा। अब इस तरह से एक फायदा ये होता था कि किले के अंदर रहने वाले जो लोग होते थे उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। ठीक है बात, जैसे आप लोग ने सलार मूवी देखी होगी, तो सलार मूवी में क्या कहता है, जब वो आता है उसका दोस्त उसको लेकर के वापस जाने के लिए, जब वॉर शुरू हो जाता है तो लेकर के जाने के लिए होता है, तो बाहर जब वो पंजा मारता है तो कहता है कि इतनी ऊंची दीवार देख करके डर गए। तो वो कहता है कि दीवारें अंदर वालों के लिए नहीं, बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनाई जाती है, मतलब बाहर से कोई ना आ जाए इसके लिए दीवारें बनाई जाती है। प्लस वहां पर जो दिखाया गया है, जो एम्पायर दिखाया गया है, उसको प्रभावशाली बनाया गया था किस चीज से, वो ऊंची ऊंची दीवारें बना करके उसके चारों ओर।
ठीक है बात। तो ये सारी चीजें देखो, ये सब इतिहास है बेटा, इसी का रेफरेंस लेकर के आज की मूवीज बनती हैं। जो पढ़े लिखे रहेंगे वो रेफरेंस लेकर के मूवी बनाएंगे, जो अनपढ़ रहेंगे वो तो कुछ तो बना देंगे, चलता रहेगा। ठीक है बात। इस तरह के विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना योजना के तहत ही बनेगा, आवश्यकता थी, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। ठीक है बात। लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम किया करते थे। अब वो कौन से वर्ग हो सकते हैं बेटा, दिमाग में चला, कौन से वर्ग हो सकते हैं जो इसमें परिश्रम कर रहे होंगे? क्या वो ब्राह्मण वर्ग होगा? नहीं। क्या वो क्षत्रिय वर्ग होगा? नहीं, वो तो बना रहा है। इसमें वैश्य होंगे? नहीं, वो तो व्यापार वाणिज्य में लगे हुए हैं। कौन होगा बेटा? शूद्र वर्ग होगा, जो इसमें अथक परिश्रम करते होंगे। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, जो कि वैश्य दिलवाते होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कौशाम्बी किले की दीवार है बेटा, एक लंबी सी यहाँ पर आपको दीवार देखने को मिल रही है। कौशाम्बी किला है बेटा, ये पूरा ऊंची सी आपको दीवार देखने को मिल रही है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। मतलब कब की बात कर रहा है ये बेटा? लगभग 500 बीसी की बात कर रहा है। तो उस समय इसका निर्माण किया गया था बेटा कौशाम्बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब राजा सेना रखने, पहले पहले क्या होता था बेटा? राजा की कोई सेना नहीं हुआ करती थी, जो आप 1500 से 1000 के बीच में देखिए, और राजा की कोई सेना, स्थिर सेना नहीं होती। अब यहाँ पर राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। ठीक है बात। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, जिसको पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता है बेटा, पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता है, या फिर ठप्पा मार सिक्का कहा जाता है, ठप्पा मार सिक्का कहा जाता है। ठीक है बात। सिक्का था, उस पर किसी चीज का ठप्पा मार के आकृति बना दी जाती थी, तो इस प्रकार के सिक्के चलते थे बेटा। आहा सिक्का कहा जाता है। देखो, रूप में मिलता है। इसके बारे में पृष्ठ 77 आगे है, इसके बारे में अध्याय 8 में पढ़ा जाएगा। ठीक है बात। आहा सिक्के, बस इतना भी समझो कि इस समय जो सिक्के, अब देखो, इससे पहले वाले समय में जब आप ऋग्वैदिक काल की बात किए थे तो उस समय सिक्के नहीं थे। उसके पहले स्टोन एज की बात किए थे तो वहां तो सिक्के होने के कोई सवाल ही नहीं है। तुम आपने जब उसके बारे में बात किया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो वहां तो बार्टर सिस्टम चल रहा था, सामान के बदले सामान को लेन देन हो रहा था, वहां पर भी कोई सिक्के नहीं थे। सिक्कों की शुरुआत जो थी वो इसी समय से आरंभ हो जाती है। सिक्के जो थे वो भारत में इसी प्रकार यहां से मिलना शुरू हो जाते हैं, और सर्वाधिक जो सिक्के मिले हैं वो आपके मगध के इर्द गिर्द मिले हैं, जो इस समय का आधुनिक आपका बिहार वाला क्षेत्र है, उसके आसपास सबसे ज्यादा पंचमार्क देखने को मिले हैं। तो भारत में प्रयोग होने वाले सबसे पहले सिक्के कौन से थे बेटा? आहत सिक्के थे, याद कर लेना। पंचमार्क कॉइन थे, जो इस समय से शुरू हो गए थे। ठीक है। अब अब अगर नियमित सेना रख रहे हैं तो उस साम्राज्य को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। अब पैसे के लिए इनको क्या चाहिए होगा? राजा को बेटा कर चाहिए होगा। ठीक है। अब जैसा कि आप लोग ने ऋग्वैदिक काल में देखा था, वहां पर कर जैसी कोई चीज नहीं थी, वहां पर बलि चलता था बेटा। बलि क्या होता था बेटा? अपनी इच्छा के अनुरूप राजा को उपहार देना, भेंट देना। लेकिन अब यहाँ पर नियमित कर, अपने उपज का कुछ हिस्सा, अपनी जुताई का कुछ हिस्सा, जो आप अगर खेती कर रहे हो तो उसका कुछ हिस्सा राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। संसाधन चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए होगा, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोग द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रह करके, जिसको आप बलि बोले थे बेटा, समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना होकर के अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अब नियमित रूप से क्या करने लगे थे बेटा? कर वसूलने लगे थे। इससे पहले के लोग किस पर आधारित थे बेटा? बलि पर आधारित थे, जिसको उपहार के रूप में देखा जाता था। मन किया तो दिया, जितना मन किया उतना दिया। लेकिन अब क्या हो गया बेटा? फिक्स्ड टैक्स हो गए कि इतना राजा को देना ही देना है। अभी टैक्स कैसे लगाए जाते थे? फसलों पर लगाए गए कर हुआ करते थे, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर होते थे, पशुपालक को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेट और संग्राहक जो जंगल से प्राप्त वस्तुएं थी उनको देनी पड़ती थी। अब आखेट और संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे बेटा? क्या देते होंगे? फल फूल, लकड़ी, जानवर के मांस, ये सारी चीजें आखेट और संग्राहक उनको दिया करते थे। समझ में आ गई बात? ये सारी चीजें उनको दिया जाता है, और इस प्रकार के कर वहां पर लगते थे। अब कृषि में भी परिवर्तन हुआ इस समय। अब कृषि में क्या परिवर्तन हुआ? इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जैसे मैंने आपको बताया था। हल के फाल अब किसके बनने लगे बेटा? लोहे के। अब कठोर जमीन को लकड़ियों के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। मतलब श्रम कम हो गया और अधिक भूमि की अब जुताई होनी शुरू हो गई। ठीक है बात। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, क्योंकि क्षेत्र बढ़ गया। जो कठोर भूमि थी, जिसे लकड़ी का फाल अभी तक जोत नहीं पाता था, उसे अब इसने जोतना शुरू कर दिया। अब दूसरा क्या था बेटा? लोगों के धान के पौधों का रोपण शुरू किया।
क्या शुरू किया बेटा? रोपना शुरू किया उसको, जो कि आज होता है किया। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। मतलब जैसे आज के डेट में होता है ना, धान के पौधे का रोपाई होती है बेटा, छिड़काव नहीं होता। बीज को छिड़क देते तो बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं। अब क्या होता है बेटा, धान के पौधे को एक सीक्वेंस में उसमें रोपा जाता है पौधे बना करके। तो इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई थी, मतलब बीज के छिड़काव की जगह रोपण शुरू हो गई। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, जो कि पहले नष्ट हो जाते थे, अब वो अच्छे से जीवित रह सकते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। अब देखो क्या क्या हुआ बेटा, लोहे के फाल का यूज होने से क्या हुआ, फसल की उपज बढ़ गई, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया बेटा, उपज बढ़ गई। दूसरा, अब पैदावार भी ज्यादा होना शुरू हो गई, क्योंकि रोपाई इस समय शुरू हो गई थी। तो ये परिवर्तन आए, प्रमुख परिवर्तन आए उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब कृषि में समृद्धि आना शुरू हो गई थी। ठीक है बात। अब इतना हो गया। अब यहां पर ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाता है। अब आता है बेटा सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण क्या है बेटा, क्योंकि इसके बाद आगे भी इसके ही कंटिन्यूटी में चैप्टर है बेटा, जो 6, 7, 8 है वो आगे ही चलेगा। सूक्ष्म निरीक्षण पहला क्या है बेटा, मगध। अब मगध के बारे में बता रहा है, मानचित्र 4 में पृष्ठ 45 में मगध ढूंढो। मगध देख देख लेते हैं, दिखा देता हूँ मगध। दिखाया था वैसे आप लोगों को, ये देखो मिटा करके दिखा देता हूँ, ये रहा आपका मगध। ये आपका मगध वाला क्षेत्र है। ठीक है बात। अब मगध के ऊपर याद कर लेना, यहाँ पर वैशाली है और इधर है आपका वज्जी। ये है वज्जी और ऊपर की तरफ है वैशाली और इधर पड़ता है आपका अंग। ठीक है बात, ये याद रखिएगा अभी। ये है, एक तो याद ही रखना अभी वज्जी, क्योंकि वज्जी के बारे में भी डिस्कशन किया गया है और मगध के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है बात। तो वज्जी भी दिमाग में रखिएगा और मगध भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है। अब देखिए मगध, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। मतलब 200 सालों के भीतर क्या हो गया था बेटा, मगध बहुत महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। अब ये है कहां पर स्थित, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती हैं। तो गंगा नदी आती है और उसकी सहायिका जो है वो सोन नदी आती है, वहां से होकर के बहती है। अभी नदियों से क्या हुआ बेटा, पहला यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। यातायात यहां से होता था नदियों के माध्यम से, जल वितरण पानी पानी मिला, फ्रेश वाटर के सोर्स हो गए, और जमीन की उपजाऊ मतलब इनसे जो मिट्टी आती है बेटा वो अलूवियल सॉइल होती है, अलूवियल सॉइल होती है, जिसे बोला जाता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा उपजाऊ मृदा है बेटा ये। ठीक है बात, उपजाऊ मृदा थी, महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भी भरा था। अब इन जंगलों में रहने वाले हाथियां थे। मगध में क्या पाए जाते थे बेटा, हाथियां पाए जाते थे। तो देखो, अब इसमें यातायात को मिला, जल वितरण मिला, पानी मिल गया इन लोगों को, प्लस जमीन उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर कृषि में भी सफलता मिल गई, प्लस जंगल में हाथियां मिल गई। हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाने लगा, तो सेना भी मजबूत हुई, इकोनॉमी तो मजबूत हुई ही, प्लस उसके साथ साथ आर्मी भी मजबूत होने लगी, क्योंकि आर्मी में क्या इंक्लूड किए जाने लगे, हाथी जा किए जाने लगे। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनने लगे, जो कि आर्मी में भी सपोर्ट करते थे बेटा। रथ, लकड़ियां मिल जाती थी, घर के आवास भी बनने लगे वहां पर, तो लोगों का सेटलमेंट भी बढ़ा। अब जितने ज्यादा लोग रहेंगे वहां पर सेना भी ज्यादा बढ़ने लगेगी, कर बढ़ जाएंगे वहां पर, टैक्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा मिल गया, बहुत बढ़िया काम। लोहा की अयस्की खदानें थी, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार इसी क्षेत्र में पड़ता है बेटा। ऐसी खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयुक्त है। अब इस लोहे से क्या बन गया बेटा, हल बन गया। हल से क्या हो गया बेटा, खेती बढ़ गई, प्लस इसी लोहे से औजार बने, हथियार बने, जिससे इनकी आर्मी और मजबूत हो गई। तो इकोनॉमी भी मजबूत हो गई, आर्मी भी मजबूत हो गई। ठीक है बात। अब जब इकोनॉमी मजबूत रहेगी, आर्मी मजबूत मजबूत रहेगी, तो जो यहाँ के राजा रहेंगे वो समृद्ध रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, पावरफुल रहेंगे अन्य की तुलना में। तो मगध को एक तरह समझो नेचर का भी आशीर्वाद प्राप्त था। नेचर के का भी इनको क्या मिला था बेटा, आशीर्वाद। नदियां मिल गई थी, स्वच्छ पानी मिल गया था, उपजाऊ भूमि मिल गई थी, हाथी मिल गए, लोहा मिल गया, सब कुछ इनको मिल गया। ठीक है। अब मगध के दो शक्तिशाली शासक थे, एक था बिंबिसार तथा अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु बोलोगे या फिर अजातशत्रु हुए, अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। ठीक है बात, इनके आगे पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद महापद्मनंद आते हैं। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे नंद वंश के। ये किस वंश के थे बेटा, ये हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश के बाद आपका नंद वंश आता है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है, फिर शुंग वंश आता है, फिर कर्ण वंश आता है, फिर सातवाहन वंश आता है। ठीक है बात। अब सुनिए, तो ये महापद्मनंद जो नंद वंश के शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के भाग तक फैला दिया था। मतलब इनके नियंत्रण का क्षेत्र आपके तक्षशिला गांधार तक पहुंच गया था बाबू। ठीक है बात। अब बिहार में राजगृह,
जिसको आप आधुनिक राजगीर बोलते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। फिर इसके बाद इसको चेंज करके पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, उसको राजधानी बना दिया गया। तो मगध की जो शुरुआती राजधानी थी वो क्या थी बेटा? राजगिरी, जिसको आज राजगीर के नाम से जानते हैं। और दूसरी राजधानी क्या बनी थी बेटा? पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना बोलते हैं। तो मगध की दो कैपिटल थी बेटा। राजगिरी जो था वो पर्वतों से घिरा हुआ था, जो कैमूर पर्वत श्रृंखला जाती है उसके बीच में घिरा हुआ था, तो उसको भी नेचुरल प्रोटेक्शन मिल गया। और ये जो पाटलिपुत्र पटना है, ये गंगा के संगम के बीच में, वहां पर, यहाँ पर आपकी गंगा और सोन नदी जहां पर आकर के मिलती है वो है पटना। तो यहाँ पर नदियां का मिल गया इनको। तो दोनों राजधानियां इनके लिए प्रमुखता थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है बात। 2300 साल पहले, आज से 2300 साल में, मतलब 300 बीसी के आसपास, 300 बीसी की बात हो रही है। 23 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया, मैसेडोनिया जो कि ग्रीस वाला हिस्सा पड़ जाता है, यूरोप में है, वहां से राजा सिकंदर, जिसको आप अलेक्जेंडर बोलते हो, अलेक्जेंडर विश्व विजय करना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। अलेक्जेंडर की अगर आप बात करेंगे तो इनके जो पिताजी थे फिलिप, और इनके जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु, इनकी वाइफ का नाम था रेक्सोना। ठीक है बात। तो ये विश्व विजय बचपन से इसके दिमाग में भरा हुआ था कि विश्व विजय करना, विश्व विजय करना है। और अरस्तु जैसे इसको शिक्षक मिल गए थे, अरिस्टोटल जैसे इसको गुरु मिल गए थे, उसके बाद ये समृद्ध ज्ञान ज्ञान भी इसके पास काफी अच्छा खासा हो गया था। तो इसने जैसे ही इसको गद्दी मिलती है, ये विश्व विजय की यात्रा करना आरंभ कर देता है। अब पूरी तरह से सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच जाता है। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। ये समय है किसकी? महापद्म नंद के समय की बात हो रही है। तो उसके सेना में भय व्याप्त हो गया था कि इसकी व्यास नदी को अगर हम पार करके आगे जाएंगे तो वहां पर जीत तो मिलने से रहेगी, मिलेगी तो सिर्फ मृत्यु, मिलेगी तो सिर्फ मृत्यु। अब बाहुबली जैसा अगर सेनापति होता, सेना नायक होता, तो वो उनसे पूछता क्या है मृत्यु। ठीक है बात, डर करके भाग जाना है मृत्यु, लेकिन वो इसके पास नहीं थे, सेना विद्रोह कर देती और व्यास नदी के पास से इसको वापस जाना पड़ता है। तो ये भय था यहाँ के शासकों का। ठीक है बात, कि अलेक्जेंडर जिसने मिस्र के क्षेत्रों को जीता, फारस को जीतता हुआ बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, भारत में आया, लेकिन उसकी सेना डर के मारे विद्रोह कर दी और यहां से इसको वापस जाना पड़ा था। ये भारत को जीत नहीं पाया था, व्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। पोरस के साथ लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस कहा जाता है, वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, या फिर झेलम नदी का युद्ध कहा जाता है। उसके लिए अलग अलग कहानियां हैं। कुछ कहानियां कहती हैं कि पोरस ने सिकंदर को हरा दिया था, कुछ कहानियां ये कहती है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, कुछ कहानियां ये कहती है कि सिकंदर और पोरस के बीच में सहमति हो गई थी। ठीक है बात। वो रेक्सोना का दिया हुआ, आप लोगों ने वो एक थे, वो सुना, वो देखा होगा कि रेक्सोना का दिया हुआ एक हाथ में ताबीज था, या उसने भेजा था इनको रक्षाबंधन के तौर पर। तो जब सिकंदर हारने लगता है, सिकंदर के गले पर जब वार करने जाता है, तलवार उठाता है, तो उसको उसको अपने हाथ में वो रेक्सोना का दिया हुआ वो बंधन मिल जाता है। तो उसे याद आता है कि अरे ये तो मेरी बहन का, मतलब पति है, पता, ये तो मेरा जीजा लग रहा है। ठीक है बात। तो ये छोड़ देता है उसको, ये सोच करके। ठीक है। तो ये सारी कहानियां उससे रिलेटेड। तो अलग अलग, जैसे भारत के जो इतिहासकार होंगे वो किसको जिता देते हैं? पोरस को जिता देते हैं। जो मैसेडोनिया के इतिहासकार होंगे वो किसको जिता देंगे बेटा? सिकंदर को जिता देंगे। तो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस हुआ था, वितस्ता का युद्ध हुआ था, झेलम नदी का युद्ध हुआ था, वो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। लेकिन उसके आगे अगर ये पार करते तो महापद्मनंद का शासन था बेटा। और महापद्मनंद की सेना से बहुत ज्यादा लोग डरते थे, तो यही हुआ था, इसको यहाँ से वापस जाना पड़ा था। ठीक है बात। तो ये हुआ था सिकंदर। अब आते हैं बेटा एक वज्जी। मगध जो था वो तुम्हारा राजतंत्र था। मगध कैसा था बेटा? राजतंत्र था, वहां पर राजा का शासन था। ठीक है बात। यहाँ पर मोनार्की कह सकते हो, मोनार्की था। ठीक है बात। अब यहाँ पर वज्जी, वज्जी जो था बेटा, वज्जी जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीक ही वज्जी राज था। मैंने ऊपर बताया था यहाँ मगध है, तो इसके अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो यहाँ पर वज्जी मिल जाता है, जिसकी राजधानी थी वैशाली। जिसकी राजधानी क्या थी बेटा? वैशाली बिहार में थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या फिर संघ कहते हैं, गण या फिर संघ कहते हैं। तो वज्जी क्या था बेटा? एक गणराज्य था। वज्जी क्या था बेटा? एक गणराज्य था। जैसे ये राजतंत्र था, मोनार्क था, ये गणराज्य था। गण या संघ में कई शासक होते हैं, मतलब एक राजा नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर एक राजा था ना मोनार्की में, यहाँ पर कई शासक होते थे, और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था, सारे राजा थे। यहाँ पर एक राजा होगा, यहाँ पर बहुत सारे राजा होंगे।
ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न, जैसे यहाँ पर राजा जो होता था वही अश्वमेध यज्ञ करवाएगा, वही करवाएगा। यहाँ पर अगर कोई यज्ञ हवन पूजन होता है तो यहाँ पर सारे राजा सम्मिलित होते हैं और सारे राजाओं का सम्मान एक ही प्रकार का होता है, संपन्न करते थे। सभा में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह से करना है। मतलब यहाँ पर एक फैसला ले रहा है, यहाँ पर सारे मिलकर के फैसला ले रहे हैं। ठीक है बात। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे कि किस प्रकार से उनसे निपटा जाए। अब इसमें कौन कौन शामिल नहीं होता था बेटा? स्त्रियां शामिल नहीं होती थी, जो दास होते थे, जो कमकार होते, जो कम काम करने वाले व्यक्ति होते थे, इन सभाओं का हिस्सा नहीं ले सकते थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ पुरुष राजा ही रहते। मतलब यहाँ पर अब आपको दो चीजें पता चल गई, इस समय में सिर्फ और सिर्फ शूद्रों की स्थिति में गिरावट नहीं आई थी, स्त्रियों की भी स्थिति में गिरावट आ गई थी। जहां पर सभा में ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को भी जाने की इजाजत थी, स्त्रियां भी अध्ययन अध्यापन कर सकती थी, स्त्रियां भी राज अपने कबीले के बारे में कुछ विवाद कर सकती थी, बातचीत कर सकती थी। ये सारे अधिकार इनसे छीन लिए गए, ये सारे अधिकार इनसे छीन लिए गए। ठीक है बात। नेक्स्ट आते हैं बेटा। अब वज्जी संघ का जो वर्णन है वो दीर्घ निकाय में है। अब दीर्घ निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय, उसमें इसका वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ की अगर बात करेंगे तो तीन पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक में अलग अलग निकाय हैं, उसमें दीर्घ निकाय की बात कर रहा है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हुए हैं, व्याख्यान दिए हुए। सुत्त पिटक में बुद्ध के दिए हुए बहुत सारे उपदेश दिए हुए हैं। वहीं पर विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके नियम और उनके विधि विधानों के बारे में बताया गया। और अभिधम पिटक जो है वो फिलॉसफी है, वो दर्शन है उसका। तो तीन है बेटा। आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की, उपाली ने विनय पिटक की रचना की, और अभिधम पिटक की रचना करने वाला मोगलीपुत्र तिस्य था। ठीक है बात। तो उसी में जो सुत्त पिटक है उसमें दीघ निकाय में वज्जी संघ का उल्लेख है। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, आज से लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था, मतलब 300 बीसी में इसकी रचना की गई थी। ठीक है बात। अब अजातशत्रु या फिर अजातशत्रु और वज्जी संघ। अब सुनो, अजातशत्रु की बात करते हैं तो इसको पितृहंता बोला जाता है, पिता की हत्या करने वाला, मतलब इसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को हासिल किया था। अब अजातशत्रु जो था वो युद्ध पर विश्वास करता था बेटा, वो युद्ध करके क्षेत्रों को अपने अधीन ले आना चाहता था बेटा। तो अजातशत्रु जो था वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। तो उसने क्या सोचा, अजातशत्रु जो बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, वो सोचा कि मैं एक बार बुद्ध भगवान से इसके बारे में परामर्श ले लेता हूं। तो अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री, ये याद कर लेना बेटा, वसस्कार, ये अजातशत्रु के मंत्री थे। ये प्रश्न आया हुआ है, सोचो इतनी छोटी सी किताब में प्रश्न था। अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था? वसस्कार। अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था बेटा? वसस्कार। को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, वसस्कार से पूछा, उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से चलती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने वज्जीवासियों को तब तक की उन्नति करते रहेंगे जब तक, तो उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे, मतलब उनको तब तक कोई नहीं गिरा सकता, उस साम्राज्य को तब तक कोई नहीं जीत सकता जब तक वे पूर्ण नियमित सभा करते रहेंगे, मतलब सारे राजा एक साथ मिलकर के रहेंगे, आपस में मिलजुल करके काम करते रहेंगे, मतलब उनमें प्रेम सौहार्द बना रहेगा, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, जो भी उनके नियम है उनको पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, मतलब जो भी आने वाली जनरेशन होगी वो अपने बड़ों का सम्मान करेगी, समर्थन करेगी, उनकी बातों को ध्यान देते रहेंगे, मतलब उनकी बातों को वो मानते रहेंगे। और ये नहीं है कि हम संघ से अलग होकर के एक नया साम्राज्य बने, नहीं, सब मिल करके रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, मतलब उनके साथ किसी प्रकार जोर जबरदस्ती नहीं, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, मतलब वहां पर स्त्रियों की भी जो सम्मान है वो बरकरार रहेगा। शहरों तथा गांव में चैत्य का रखरखाव करेंगे, मतलब वहां पर बौद्ध धर्म का रखरखाव होता रहेगा। चैत्य वो होता है, चैत्य और विहार दो चीजें हैं, वो आगे आप पढ़ोगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने आ जाने पर कोई रोक नहीं लगेगी, मतलब जो भी आपके धर्म के प्रचारक वहां पर आते हैं तो उनका सम्मान करेंगे, उनको अतिथि के तौर पर सम्मानित करेंगे, उनको रहने खाने की जगह देंगे और उनको आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक आपका वज्जी संघ को कोई हरा नहीं सकता है। और अब सुनो हुआ क्या। कई शक्तिशाली राजाओं ने इस संघों को जीतना चाहा, वज्जी संघ को जीतना चाहा। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। मतलब ये जो समय आप देख रहे हो ये बीसी में चल रहा है, और कब तक चलता रहेगा बेटा? एडी में चलता रहेगा। और कितने एडी तक चलता रहेगा बेटा? 500 एडी तक चलता रहेगा। और इसको पहली बार जीतने का जो काम करेंगे वो करेंगे गुप्त शासक। कौन करेंगे बेटा? जब गुप्ता एम्पायर आएगा तब जाकर के ये संघ टूटेंगे, संघ खत्म होंगे। गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे।
समझे बात को कि नहीं समझे? अब इसका तात्पर्य ये है कि जितने भी आपके एकल साम्राज्य थे, एक राजा द्वारा साम्राज्य थे, वो नष्ट हो सकते थे, लेकिन जहां पर कई राजाएं एक साथ मिलकर के काम करते थे वो नष्ट नहीं हो सकते हैं। तभी तभी भारत में अगर आप देखोगे तो मिनिस्टर नहीं होता है। क्या होता है बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। एक मंत्री निर्णय नहीं लेगा, काउंसिल बैठ करके निर्णय लेती है। समझे बात को कि नहीं समझे? एक दिमाग नहीं, कई दिमाग लगेंगे। उसी तरीके से आप कह सकते हो, एक डंडे को तोड़ना आसान है, वैसे कई डंडे को अगर एक साथ जोड़ करके रखा जाए उसे तोड़ना मुश्किल है। तो वज्जी और मगध में ये अंतर था बेटा। मगध के राजा आए, एक लोग गए, दूसरे आए, एक 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 वंश टूटा, दूसरा वंश आया, तो इस तरह की व्यवस्था चलती रही। लेकिन वज्जी संघ 500 एडी तक चलता रहा था, क्योंकि वहां के जो राजा थे वो एक साथ मिलजुल करके रहा करते थे। एक साथ आक्रमण, कोई आक्रमण करता था तो सारे के सारे एक हो जाते थे बेटा। ठीक है बात? जैसे नाटो, याद है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बात? चलो याद रहेगा आप लोगों को नाटो। ठीक है, नाटो था वो। समझ में आ गई बात कि अगर एक पर आक्रमण करोगे तो सब आक्रमण कर देंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है बात? यूक्रेन नहीं शामिल हुआ था तो आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसके साथ आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं बेटा, इसको आप करेंगे। इसके बाद के क्वेश्चन है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है आपका नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार अध्याय 6, 6, 7, 8, 9, 10, 4 चैप्टर और बचे हुए हैं जो जल्दी से मैं इसे कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने मित्रों को भी बताएं, अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसा कोई एक चैनल है, नवनीत सर हैं जो पढ़ाते हैं। ठीक है? और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इस समय रात के बज रहे हैं लगभग, रात क्या हो गया, अब तो सवेरे हो गया, सवेरे के 4 बज रहे हैं, भोर हो गई है बनाते बनाते लेक्चर। ऐप के भी लेक्चर अभी बनाए हैं मैंने, आपके क्वेश्चन की सीरीज ही बनाई है आपकी, तो सवेरे के 4 बज गए हैं। अब इसके बाद मैं जाऊंगा सोने, थोड़ा सा आराम करूंगा, रेस्ट करूंगा, फिर अगले दिन का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है? आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसे थोड़ा सर्कुलेट करेंगे, अपने दोस्तों को, मित्रों को बताएंगे। और बस यही सपोर्ट आप लोगों से चाहिए। थैंक यू। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट जरूर करें, उससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू सो मच।